बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां सुरक्षा बल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। साथ ही कठुआ में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही। हालांकि एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की खबर। जानकारी के अनुसार जैश के आतंकी छिपे हुए हैं। पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। न्यूज 18 के पास जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तानी आतंकियों की 7 एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त जम्मू रीजन में एक्टिव हैं। पाकिस्तान के भेजे ये आतंकी कठुआ, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ सहित जम्मू के अलग अलग जिलों में सक्रिय हैं। ये तस्वीरें आतंकियों ने खुद ली है और ये तस्वीरें उन्होंने जम्मू के ऊपरी इलाके में ही खींची हैं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार इन आतंकियों को घेरने का काम कर रही और उन्हें ठिकाने लगा रही है। यूपी में ट्रेन पलटाने की साजिश के मामले थम ही नहीं रहे। अब महोबा और बलिया में भी ट्रेन पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। महोबा में झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर कबरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पलटने की साजिश रची गई थी। यहां पटरी पर भारी पत्थर मिला है। ये देखकर लोको पायलट ने रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके खिलाफ थाने में केस दर्ज हुआ है। वही बात बलिया की अगर करें तो बलिया में ट्रेन डेरेल की साजिश नाकाम हुई। यहां रेल ट्रैक पर पत्थर रखे मिले, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पत्थर देखकर लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी थी, जिसके बाद इंजन के कैटल गार्ड से टकराकर पत्थर हट गया। ट्रैक पर पत्थर टकराने का निशान आया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे रेलवे अफसर और स्थानीय पुलिस जांच में जुटी। बैरिया थाना क्षेत्र की बकुलाहा माझी स्टेशन के बीच का ये पूरा मामला है। लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के रास्ते में रेलवे ट्रैक पर ये पत्थर रखे गए। उधर मिर्जापुर में भी ट्रैक पर अग्निशमन यंत्र मिला, जिसे आरपीएफ ने कब्जे में लिया। रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। इसके बाद सामान्य रूप से वह छपरा के लिए रवाना हो गई है और रूट पर रेलवे परिचालन समान रूप से निर्बाध चल रहा है। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बैरिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के मैहर में प्रयागराज से नागपुर जा रही तेज रफ्तार बस खड़े डंपर से जाकर टकरा गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। हादसा इतना जबरदस्त था कि एक्सीडेंट के बाद फंसे हुए लोगों को गाड़ियों के मलबे से गैस कटर से काटकर बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश में हुए इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही प्रयागराज प्रशासन को निर्देश दिए कि वो मैहर में अफसरों से संपर्क करें, घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाएं। सीएम ऑफिस इस हादसे पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राहत और बचाव के लिए मॉनिटरिंग जारी है। 9 मृतकों में अब तक 4 लोगों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 3 लोग जौनपुर और 1 प्रयागराज के रहने वाले हैं। में एक पत्थर से भरा हुआ डंपर साइड में था, हालांकि बट बस तेजी से आकर के उसमें टकराई है, जिससे काफी तेजी से जो है बस की स्पीड संभवतः रही होगी, जिससे बस में बैठे हुए जो यात्री थे उनको नुकसान पहुंचा है। और ये पूरे राहत और बचाव कार्य के बाद जो संख्या है लगभग 6 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है और लगभग 17 लोग इसमें घायल है, जिनका उपचार अमरपाटन, सतना और मैहर के अस्पतालों में चल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार के बेगूसराय से आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की कार से टक्कर हो गई है। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत हुई है। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। खोदावंदपुर थाना क्षेत्र की ये घटना है। रोसड़ा। अच्छा। और ट्रक वाले रोसड़ा से आ रहे थे बेगूसराय से। हाँ। दरमियान में कहीं पर गिट्टी था, बालू था, वहाँ पर शायद आदमी को चक्कर में मतलब आगे सामने से ठोक दी? जी। तो क्या लोग सवार थे उसमें? उसमें थे 6 आदमी ड्राइवर लगा के। अच्छा। उसमें 5 आदमी।
कैमूर के मोहनिया थाना क्षेत्र के बरहोली गांव में गया से यूपी जा रही बस ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की जान गई, 11 लोग जख्मी हुए। जानकारी के अनुसार सभी लोग गया से पिंडदान कर यूपी की तरफ जा रहे थे। बस चालक को नींद आ गई, जिसके कारण सड़क दुर्घटना हुई। सभी घायलों को उपचार के लिए पुलिस और NHAI ने मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया। घायल लोगों में 3 लोग की हालत नाजुक है। उसको यहाँ हाईवा खड़ी थी जी, उसी में पीछे से आके ड्राइवर नींद में था, शायद मार दिया। यात्री बस थी? यात्री बस थी। ये लोग गया से जा रहा था बाराबंकी जी। उसी दौरान वो घटना, 3 लोग मर चुके हैं और जो लोग घायल हो सबको भिजवाया गया। एक्सीडेंट बस का एक्सीडेंट है, टूरिस्ट बस है जी जी। संभवतः गया से आ रहे थे लोग और और नींद में ड्राइवर किसी गाड़ी से टकराया है। इसमें कई लोग इंजर्ड हैं और कुछ फटल भी हैं। दिल्ली के नांगलोई से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक कांस्टेबल को शराब की सप्लाई करने वाले एक शख्स ने कार से कुचल डाला। कांस्टेबल की जिसमें मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नांगलोई थाने में तैनात सिपाही को जानकारी मिली थी कि शराब सप्लायर की कार आ रही है। जब उसे कार को रोकने का प्रयास किया जाता है तो सप्लायर ने कार को नहीं रोका, उल्टा सिपाही को ही कुचल दिया और वहां से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने कार तो बरामद कर ली है, लेकिन अभी ड्राइवर यानी सप्लायर जो है वो फरार है। यूपी के गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ। गांजा वाले बयान पर अफजाल अंसारी पर केस दर्ज किया गया। सदर कोतवाली में दर्ज किया गया है केस। चौकी प्रभारी गोरा बाजार की तरफ से ये केस दर्ज किया गया। BNS 353(3) के तहत अफजाल पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं झारखंड की राजधानी रांची से इस वक्त बड़ी खबर, डॉक्टर इश्तियाक से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। ATS को कई अहम इनपुट्स जो है पूछताछ में मिले हैं। डॉक्टर इश्तियाक से जुड़े थे और भी युवा जो अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए बताए जाते हैं और करीब 6 युवा झारखंड में मौजूद हैं। इन युवाओं को भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना था बाहर। फिलहाल इन लोगों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली स्पेशल सेल की ओर से डॉक्टर इश्तियाक समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद रिमांड पर लिए गए डॉक्टर इश्तियाक और बाकी आरोपियों से पूछताछ हुई। सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अब मामले में झारखंड ATS भी इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है। और फिलहाल बड़ी खबर रांची से आ रही है। NDA में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, पितृपक्ष के बाद अंतिम मोहर लग जाएगी। आजसू को 6 से 9 सीटें देने के पक्ष में बीजेपी इस वक्त है। कम से कम 10 सीटों पर आजसू का दावा है। दिल्ली में इसे लेकर कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, जो है झारखंड की राजधानी रांची से। रांची में 2 जगहों पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा बरामद हुआ। पहला मामला लोअर बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां मंदिर के ठीक सामने सड़क पर प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा फेंके जाने से लोग आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने घटना के बाद सड़क को ही जाम कर दिया और हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं दूसरा मामला राजधानी के चड़री सरना समिति के पास का है। यहां भी मांस का टुकड़ा बरामद हुआ। स्मार्ट मीटर पर बिहार में सियासत जारी है। स्मार्ट मीटर के विरोध में आरजेडी के आंदोलन पर बिहार बीजेपी के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने हमला बोला। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार में घर घर बिजली पहुंचा दी, अब लोग उजाला में रहने लगे और लालटेन का उपयोग नहीं कर रहे। आरजेडी बिहार के लोगों को लालटेन युग में वापस ले जाना चाहती है। लालू जी की जब राष्ट्रीय जनता दल बिजली पर धरना करती है तो मुझे हंसी आती है, और इसलिए आती है कि जब लालू जी सत्ता में थे और या राबड़ी भाभी सत्ता में थी, तब यहाँ बिजली केवल 2 गांव में रहती थी, या तो लालू जी के घर में या उनके ससुराल में। तो पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को इस बात के लिए धरना देना चाहिए कि मोदी जी ने देश के एक एक घर में बिजली पहुँचा दी, और बिजली पहुँच गई तो लोग उजाले में आ गए, उजाले में आ गए तो समझदार हो गए, जब समझदार हो गए तो लालटेन का पर वोट देना बंद कर दिए। अब आरजेडी को बेचैनी इसी बात की है कि जब घर घर में मोदी जी का LED जल रहा है तो लालटेन लोग पूछ ही नहीं रहा है। धरना इस बात का है, धरना उस बात का है ही नहीं। रांची में अवैध बालू और पशु तस्करी में इस्तेमाल होने वाली कई गाड़ियों पर या तो नंबर प्लेट नहीं होते या फिर नंबर प्लेट से ऐसे छेड़छाड़ की जाती है कि गाड़ी का नंबर पढ़ना आसान नहीं होता।
ऐसे में अगर ये गाड़ी सड़क हादसे का कारण बने तो इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। रांची के ट्रैफिक एसपी और डीटीओ का दावा है कि ऐसी गाड़ी और गाड़ी के मालिकों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें जब्ती का तो नहीं है, हम लोग एमवी एक्ट के तहत चालान इशू करते हैं उसको, है ना। चालान के बाद है कि या तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसको हम लोग सीज करते हैं गाड़ी को, और प्रोसिक्यूशंस माननीय न्यायालय या फिर जो कंसर्न्स अथॉरिटी होता है उसके यहाँ भेजते हैं। तो जो फाइन है हमारा प्रोविज़न है एमवी एक्ट में, उसके तहत कार्रवाई होती है। जब मामला संज्ञान में आया है कि नंबर को खरोच दिया जा रहा है या मिटा दिया जा रहा है, तो ये पुलिस प्रशासन और परिवहन कार्यालय की तरफ से जो अभियान नियमित रूप से चलती ही रहती है, तो इस तरह की जो भी वाहनें पकड़ी जाएंगी और आगे जो अभियान हम लोग चलाते रहते हैं उसमें और पकड़े जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने वेब सीरीज पंचायत 3 देखी होगी, तो ये तस्वीर आपको याद होगी जब पुराने पंचायत सचिव का ट्रांसफर कर दिया जाता है और नए सचिव को ज्वाइन करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन सरपंच और वहां के सहायक नए सचिव को भाव ही नहीं देते और अंत में ये नया सचिव ताला तोड़कर ज्वाइन करने की कोशिश करता है। ये तो बात हुई रियल लाइफ की, ठीक उससे मिलती जुलती कहानी रियल लाइफ में भी हुई है। और ये तस्वीर है रांची के नामकुम की, जहां नए अंचलाधिकारी यानी कि सर्कल ऑफिसर को पदभार ग्रहण करने की इतनी जल्दी थी कि सीओ ने कार्यालय का ताला तोड़कर ही ज्वाइन कर लिया। नए सीओ राम प्रवेश कुमार ने बिल्कुल अपने नाम को सार्थक किया और कुछ सहयोगियों की मदद से ताला को तोड़कर सीओ कार्यालय में प्रवेश कर गए। रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों की कहानी एक जैसी ही है। दोनों ही तस्वीरों में तय समय से पहले ज्वाइन करना था और दोनों के ऑफिस में ताला लटका था। वेब सीरीज में नए पंचायत सचिव ने हथौड़ा चलाया था और रांची में सर्कल ऑफिसर ने ईंट से ही ताला तोड़ डाला। अब खबर है कि ताला तोड़कर ज्वाइन करने वाले नामकुम के सीओ राम प्रवेश पर जांच के बाद कार्रवाई भी की जा सकती है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने बाढ़ के मुद्दे को लेकर बिहार सरकार पर जोरदार हमला किया है। मीसा भारती ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बाढ़ को लेकर अपनी पूरी तैयारी कर रखी होगी, लेकिन मेरा एक सवाल भी है कि जब मेरे क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हुए तो सीएम से लेकर अधिकारी आखिर चुप क्यों थे। इस दौरान मीसा भारती ने बिहार में लगातार गिर रहे पुलियों को लेकर भी सरकार को घेरा। अभी टेलीविजन के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफी ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि अभी पाटलिपुत्रा का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी, वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है। बागमती नदी का तटबंध धाराशायी, बेलसन प्रखंड की मधकौल का मामला। तटबंध टूटने से तेजी से बढ़ रहा बाढ़ का पानी, आसपास के इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस पूरी खबर के जानकारी के साथ संवाददाता राकेश रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राकेश, इस वक्त क्या स्थिति हो गई है? अचानक ये टूटने की खबर सामने आ रही है, बांध टूट रहे हैं। सामने आ रही है। सुबह से अंदेशा जताया जा रहा था कि तटबंध टूट जाएगा और बेलसन के मधकौल की यह घटना है और सुबह सवेरे से ही जो तटबंध में जी लेकिन जो भी प्रयास किया जा रहा था वो सफल नहीं हो रहा था और जिसका नतीजा हुआ है कि तकरीबन 10 मिनट पहले यह तटबंध धराशायी हो गया है और आसपास का जो इलाका है, गांव है, वहां बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। जो जिलाधिकारी हैं और सीतामढ़ी के एसपी हैं वो मौके पर रवाना हो चुके हैं और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो काफी दहशत में है क्योंकि तटबंध टूटने से काफी जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सीतामढ़ी से गुजरने वाली जो बागमती नदी है। राकेश, इस तटबंध के टूटने से कितनी आबादी के प्रभावित होने की आशंका है? तकरीबन 50,000 की आबादी प्रभावित।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और अब बात नेपाल में हुई बारिश की, जिसने नेपाल में तो हाहाकार मचाया ही साथ बिहार की रफ्तार को भी रोक कर रख दिया। नेपाल में लगातार हुई भारी बारिश से कई शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 लोगों की मौत तक हो चुकी है। शुक्रवार से ही नेपाल के कई हिस्से बारिश की वजह से जलमग्न हैं। अधिकारियों की अगर माने तो अब तक 79 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए 20,000 से ज्यादा सैनिक की तैनाती कर दी गई है। नेपाल में बारिश रुकने के बाद नारायणी नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई है। गिरते जलस्तर के बाद फिलहाल नारायणी नदी में 2,70,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। नारायणी नदी के जलस्तर गिरने के साथ ही गंडक नदी का जलस्तर भी अब धीरे धीरे गिर रहा है। वहीं बगहा में भी गंडक नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट हो रही है। 3,90,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुंच रहा, लेकिन अब इसमें थोड़ी गिरावट जरूर दर्ज की गई है। शिवहर के बिलवा में बागमती नदी के सुरक्षात्मक तटबंध में तेजी से रिसाव हो रहा है। मौके पर अफरा तफरी मची हुई है। रिसाव रोकने के लिए बड़ी तादाद में लोगों को भी लगाया गया है, लेकिन सारा प्रयास असफल साबित हो रहा है। लगातार बारिश के बाद बागमती नदी उफान पर है। सभी जगहों पर बागमती खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही है। खबर मिली है, पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है, अभियंता की टीम भी लगी हुई है। आप देख रहे हैं काम हो रहा है। प्रशासन की तरफ से जिला पदाधिकारी के द्वारा डायरेक्टली मॉनिटरिंग किया जा रहा है। पल पल का रिपोर्ट ले रहे हैं सर के मार्गदर्शन में पूरी टीम काम कर रही है। अररिया से राहत भरी खबर है, जहां नूना नदी के जलस्तर में कमी आ गई। परमान और बकरा नदी अभी भी उफनाई है। डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर तत्काल राहत के लिए अधिकारियों को तैनात कर दिया है। बता दें कि बकरा नदी का पानी मदनपुर धर्मगंज में फैल गया है और इसकी वजह से किसान और पशुपालक जो है वो परेशान है। मवेशी रखने की परेशानी है, चारे की परेशानी है। पशुपालक पशुओं को सूखे चारे की मांग अब कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ ने हाहाकार मचा कर रख दिया। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद कई नदियां उफान पर है। बागमती का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर आ चुका है। मुजफ्फरपुर के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की जद में हैं। खासकर औराई और कटरा के कई इलाकों में लोग बाढ़ से बेहाल हैं। कटरा का जो पीपा पुल है वो भी बाढ़ से प्रभावित हो गया है। लोग किसी तरह से पुल पार कर रहे हैं। आसपास के गांव में भी पानी प्रवेश कर गया है। कटरा में बांध के किनारे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। नेपाल में भारी बारिश के बाद वाल्मीकिनगर बराज से गंडक नदी के 5.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा। 5.5 लाख पानी डिस्चार्ज होने के बाद गोपालगंज के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। नाव का इंतजाम नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालकर लोग काम करने को विवश हैं। सीतामढ़ी में बागमती नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि हुई है। बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारत नेपाल के बैरगनिया बॉर्डर पर नेपाल जाने वाले रास्ते में बाढ़ के पानी का तेज बहाव जारी है। बाढ़ के पानी में लोग भारत से नेपाल जा रहे हैं। तटबंधों पर भारी दबाव बना है। कई जगहों पर तटबंध से पानी का तेज रिसाव लगातार जारी है। लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन करने को मजबूर हैं। शरण ले रहा है, एगो बंद हो रहा है तो फिर एगो फूट जा रहा है। लगातार मतलब फूटने का सिलसिला जारी है। पानी का क्या स्थिति है? पानी की स्थिति भयावह है, बहुत ज्यादा पानी है। जहां कोसी बराज से 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद नौहट्टा प्रखंड में कई पंचायत के लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। लोगों को तटबंध के अंदर से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पर्याप्त साधन नहीं है। लोग खाने पीने के सामान, अपने बच्चे, मवेशी के साथ पलायन कर रहे हैं। अभी भी कई लोग बच्चों के साथ तटबंध पर फंसे हैं, लेकिन उनके घरों से निकलने के लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, न ही कोई प्रशासनिक व्यवस्था उन्हें पहुंचाई गई। किशनगंज में ताराबाड़ी पंचायत के फूलगाची में बूढ़ी कनकई नदी में कटाव हो रहा है और इस वजह से सड़क, स्कूल की चारदीवारी और रसोई घर देखते ही देखते नदी में समा गए। अब स्कूल भवन पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों का तो कहना है कि अगर कटाव नहीं रुका तो स्कूल का भवन कभी भी नदी में विलीन हो जाएगा। किसानों की कई एकड़ में लगी फसल तक बर्बाद हो चुकी है।
और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए।